हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। जेठानी थानेदार, देवरानी चोरों की सरदार। अंजलि पुलिस में थी और बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाती थी। पूरा पुलिस स्टाफ जानता था कि अंजलि अपने फर्ज के आगे कुछ नहीं देखती। राजपाल, इसे हवालात में डाल दो और तब तक पीटना जब तक कि अपने सारे चोर साथियों का पता न बता दे। मैडम, आप जानती नहीं हो आपने किससे पंगा लिया है। अच्छा, थाने में हथकड़ी पहने खड़ा है और अभी भी इतने तेवर। रुक, तुझे बताना पड़ेगा कि तूने किससे पंगा ले लिया। अंजलि ऐसे ही मुजरिमों को सबक सिखाती थी। वेल डन अंजलि, आज तुम्हारी वजह से इस शहर में चोरों का गिरोह पकड़ा गया है। अच्छा, तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए तुम्हें कुछ समय के लिए सीतापुर गांव भेजा जा रहा है। सीतापुर गांव में चोरियां बढ़ती जा रही हैं। वहां की पुलिस भी चोरों को पकड़ने में नाकामयाब है। उन्होंने हमारी हेल्प मांगी है। इस काम के लिए मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं लगा। मुझे लगता है तुम अपनी ड्यूटी पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाओगी। थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं वादा करती हूँ, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूंगी। चाहे कोई बाधा मेरे रास्ते में आए, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है, तो तुम जाने की तैयारी करो। मैं वहां की पुलिस को तुम्हारे आने की जानकारी दे देता हूँ। अंजलि घर पहुंची तो उसने सारी बात घर वालों को बताई। अंजलि भाभी, अगर आप कहो तो मैं मोहिनी को फोन कर देता हूँ। वो आपकी रुकने की सारी तैयारी कर देगी। हाँ बहू, संजय की ससुराल सीतापुर में है। अब मोहिनी तो कुछ समय में तुम्हारी देवरानी बनने ही वाली है, तो देखा जाए तो रिश्तेदारी तो जुड़ ही गई है। तुम मोहिनी के घर पर रहोगी तो हमें भी यहाँ तुम्हारी चिंता नहीं रहेगी। ठीक है माँ जी, मैं मोहिनी के घर रुक जाऊंगी। कल सुबह सुबह ही निकलना है। और फिर अंजलि अगली सुबह सीतापुर गांव के लिए निकल गई। दोपहर को अंजलि सीतापुर गांव पहुंची तो मोहिनी अपने माता पिता के साथ उसे स्टेशन लेने पहुंची। अंजलि भाभी, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ बेटी, वैसे आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं काकी, हाँ बस थोड़ा थक गई हो। अंजलि बिटिया, लाओ ये बैग अटैची मुझे पकड़ा दो, टांगे में रख देता हूँ। चलो अब आज का दिन आराम करना। काका, मुझे यहाँ से सीधा पुलिस चौकी जाना होगा, रिपोर्ट देनी है मुझे। फिर थोड़ी देर बाद में आ जाऊंगी। मोहिनी, तुम मुझे पुलिस चौकी ले चलोगी? पुलिस चौकी? वो भाभी, मुझे ना रात का खाना बनाना है, माँ फिर अकेली हो जाएंगी। हाँ, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। अंजलि को बुरा तो लगा कि मोहिनी ने उसे अकेले पुलिस चौकी जाने दिया, जबकि वो जानती थी कि अंजलि पहली बार सीतापुर आई है। अंजलि पुलिस चौकी पहुंची और अपना परिचय दिया। मैडम, हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। सीतापुर में चोरियों ने नाक में दम कर रखा है। हमें उम्मीद है आपके आने से स्थिति में सुधार होगा। अब चिंता की कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। आप मुझे यहाँ की चोरियों के पैटर्न और अभी तक हुई जांच के बारे में विस्तार से बताएं। अंजलि ने उस दिन देर रात तक पुलिस चौकी में ही काम किया। रात को थकान के बावजूद वो मोहिनी के घर पहुंची। मोहिनी और उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे। आ गई बेटी, बहुत देर हो गई। जी काकी, बस काम ज्यादा था। भाभी, आप हाथ मुंह धोकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। मोहिनी अंजलि के लिए खाना लगाने लगती है। अंजलि बिटिया, सीतापुर में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। कल रात भी गांव के बड़े सेठ के घर चोरी हो गई। सेठ जी हवेली को ताला लगाकर शहर गए हुए थे, पीछे से ये सब हुआ। काका, मैं आज ही कुछ फाइल्स देख रही थी। वैसे जितना भी मैंने देखा, ये चोरियां अमीर सेठों के घर ही हुई हैं। गांव के गरीब लोगों के घर तो कोई चोरी नहीं हुई। तुमने सही पहचाना बेटी। चोर गांव के अमीर सेठों को ही लूटते हैं। उन्हें पता गरीब किसानों के घर उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान बचाए ऐसे चोरों से। काकी, मुझे तो ऐसा लगता है कोई संगठित गिरोह है और चोर कहीं आसपास ही है। तभी मोहिनी के हाथ से बर्तन गिर जाता है। सब मोहिनी की तरफ देखने लगते हैं। कुछ नहीं, हाथ से कटोरी फिसल गई। ये लो भाभी, खाना खा लो। पता नहीं आज सुबह से ही कमजोरी सी लग रही है। अब अपना ध्यान रखा करो होने वाली देवरानी जी, शादी को कुछ ही दिन रह गए। अरे मोहिनी, तुम्हारी सगाई की अंगूठी कहाँ गई? अंगूठी वो पता नहीं, लगता है कहीं गिर गई। छोड़ो ना भाभी, खो गई तो खो गई, आप खाना खाओ। अंजलि को ये देखकर बड़ा अजीब लगा कि मोहिनी को अपनी सगाई की अंगूठी खोने का कोई दुख नहीं, पर मोहिनी अपनी घबराहट को छुपा रही थी। सच तो कुछ और ही था। मोहिनी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, उस शहरी लड़के का नाम मेरे सामने मत लिया कर। मुझे नफरत है तेरे होने वाले पति से। तो मुझे भी कौन सा लगाव है राजेश। तुम जानते हो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और हम दोनों का यही मकसद है कि
किसी तरह इस गांव को लूटकर हम बड़े शहर में जाकर अपनी अलग दुनिया बसाए। मेरे बापू ने जबरदस्ती अपने दोस्त के घर शहर में मेरा रिश्ता तय कर दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो खुद इस रिश्ते से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, और देख लो, मैं हर चोरी में तुम्हारा साथ देती हूँ। ये तेरी जेठानी, मेरा मतलब है वो पुलिस वाली, कब तक यहाँ टिकने वाली है? थोड़े दिन तो और रुकेगी। हमें कुछ दिनों के लिए चोरी बंद करनी होगी। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ ऐशो आराम की जिंदगी बिताना चाहती हूँ। देख मोहिनी, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, पर तेरे माँ बाप तेरे साथ हैं, तो उनका क्या करेगी? मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। वो दोनों तो कब्र में लेटे हुए हैं। ये मान लो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन में बुढ़े बुढ़िया अपने आप ही मर जाएंगे, पर मैं गरीबी में जिंदगी नहीं गुजार सकती। तभी एक चोर खबर लेकर आता है। सरदार, सुना है सेठ किशन लाल की बेटी का रिश्ता तय हो गया है और सेठ किशन लाल बहुत धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करने वाला है। लो, हो गया हमारा काम। बस ये आखिरी चोरी कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों इन सबको इनका हिस्सा देकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। पुलिस वाली हम पर नजर टिकाए बैठी है। अरे कुछ नहीं होगा, कुएं के रास्ते हम चोरी के लिए जाते हैं, ये बात कोई नहीं जानता। वैसे भी कल सुबह सूरज निकलने से पहले हम ये गांव छोड़कर भाग जाएंगे। चल रमेश, नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मोहिनी अपने बॉयफ्रेंड रमेश के साथ मिलकर उस कुएं के पास जाती है जहां से वो रास्ता बनाकर सेठों की हवेली में चोरी के लिए जाते थे। मोहिनी ये नहीं जानती थी कि अंजू का पीछा कर रही है। मोहिनी रमेश और बाकी चोरों के साथ कुएं के रास्ते सेठ किशनलाल की हवेली में घुसती है। अचानक हवेली की लाइटें जल जाती हैं। मोहिनी घबरा जाती है। सामने उसकी जेठानी और बाकी के पुलिस वाले सेठ सेठानी के साथ खड़े थे। गिरफ्तार कर लो इसे और इसके साथियों को। पर भाभी, मैं तो आपकी होने वाली देवरानी हूँ। मेरी नजरों में तुम सिर्फ अपराधी हो। मेरे लिए मेरा कर्तव्य सबसे पहले है। अगर आपके जैसी पुलिस अफसर हर शहर हर गांव में हो तो चोरी और अपराध होने का सवाल ही नहीं उठता। इंस्पेक्टर अंजलि। इंस्पेक्टर साहिबा, आपने पहचाना कैसे कि मोहिनी चोर है? जिस लड़की को अपनी सगाई की अंगूठी खोने का जरा सा भी दुख नहीं था, ये देखकर मैं हैरान थी। मैंने मोहिनी पर अपनी नजर रखी। फिर रात में जब मोहिनी घर से बाहर निकली तो मैंने इसका पीछा किया और यहाँ तक पहुंच गई। भाभी, मैं इन सेठों की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी। मैं और रमेश एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारे ही भाग्य में खोट था जो तुझ जैसी लड़की पैदा हुई। तेरी वजह से आज हम पूरे गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अंजलि बिटिया, इसको यहाँ से ले जा और हवालात में डाल दे। हम इसे अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहते। आज से ये हमारे लिए मर गई। शर्म आती है मुझे कि तुम जैसी चोर लड़की मेरी देवरानी बनने चाह रही थी। ले जाओ इसे और इसके साथियों को। शुक्र है भगवान का कि मेरा भोला भाला देवर तुम्हारे झांसे में आने से बच गया, वरना तू पैसों के लिए ना जाने उससे भी। ले चलो इसे और इसके यार और बाकी चोरों को। अंजलि ने अपना फर्ज निभाया। मोहिनी को सजा हो गई। अंजलि ने अपने देवर की जिंदगी खराब होने से बचा ली। ससुराल में भी सब अंजलि की प्रशंसा करते हैं। अंजलि भगवान को धन्यवाद कहती है कि आज उसका परिवार मोहिनी जैसी चोर और धोखेबाज लड़की के चंगुल में आने से बच गया। लखनऊ शहर में सुमन देवी नाम की एक वृद्ध विधवा महिला रहती थी। उनका बेटा रोहित और बहू नेहा भी उन्हीं के साथ रहते थे। सुमन देवी एक सरकारी नौकरी करती थी और उनकी तनख्वाह से ही पूरे घर का खर्च चलता था। रोहित और नेहा का स्वभाव बहुत ही नालायक था। दोनों की आदतें खर्चीली थी और वे दिन रात बस मौज मस्ती में लगे रहते थे। सुमन देवी उन्हें हमेशा समझाती रहती थी, पर उन दोनों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। वो तो एक कान से बात को सुनते और दूसरे से निकाल देते। सुमन देवी हर दिन कड़ी मेहनत करती। सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस जाती और देर शाम लौटती। उनकी तनख्वाह महीने के अंत में आती, जिससे वो घर का खर्च चलाती और कुछ पैसे बचाने की कोशिश करती। लेकिन रोहित और नेहा की आदतों के कारण उनका पैसों को बचाना मुश्किल हो जाता था। रोहित, चलो ना, पिक्चर का टाइम हो रहा है। माँ जी जरा 500 रुपए देना। हाँ, एक काम करो माँ, 1000 दे दो। तुम दोनों कल ही तो होटल में खाना खाने गए थे, आज फिर पिक्चर देखने जा रहे हो। अरे ये रोज रोज फालतू के खर्चे करना कम करो। थोड़ा जोड़ कर रखो, बुरे वक्त के लिए बचाओ। पैसा काम आता है, सेविंग करो। रोहित बेटा, जब से तुम्हारी नौकरी छूटी है तुमने दूसरा काम भी नहीं ढूंढा। तुम जानते हो मेरी नौकरी से ही घर का खर्च चल रहा है। भगवान न करे अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों क्या करोगे? हमारे पास तो छत भी नहीं है। जहां मेरी नौकरी छूटी ये सरकारी क्वार्टर भी हमें खाली करना पड़ जाएगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? माँ जी, तब की तब देखी जाएगी।
अब जब तक आपकी नौकरी है तब तक तो हमें एंजॉय करने दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप हम दोनों को नजर लगाती हो। हम दोनों का बाहर घूमना आपको पसंद नहीं है। माँ, जब हम कहीं जा रहे होते हैं ना, तभी तुम टोककर हमारा मूड खराब कर देती हो। मैं जा ही नहीं रहा पिक्चर देखने। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपके टुकड़ों में पल रहा हूं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारे भले के लिए ही तो समझाती हूँ तुम्हें। रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। सुमित्रा देवी अंदर जाती है और जुड़े हुए कुछ पैसों में से 1000 रुपए रोहित के हाथ में दे देती है। रोहित और नेहा घूमने चले जाते हैं। रोहित और नेहा पर सुमन देवी की बातों का कोई असर नहीं होता था। दोनों रोज घूमने फिरने चले जाते थे और पैसे उड़ा देते थे। अब सुमन देवी ने रोहित पर नौकरी करने के लिए दबाव डालना शुरू किया। रोहित जब भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता तो नेहा को भी अपने साथ ले जाता। अब जब नेहा साथ होती तो रोहित उल्टा सीधा इंटरव्यू जल्दबाजी में दे देता। उसके बाद वो दोनों फिर घूमने निकल जाते। इंटरव्यू तो एक बहाना था, वो दोनों तो बस घूमने का मौका ढूंढते थे। अब इंटरव्यू देने के लिए सुमन देवी बेचारी रोहित को आने जाने के पैसे भी देती और उसे थोड़ी पता था कि रोहित इंटरव्यू जल्दबाजी में देता था। उसे तो बस यही पता चलता था कि रोहित इंटरव्यू में फेल हो गया है, उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है। पर असली सच सुमन देवी को पता ही नहीं चल पाता था। पर एक दिन सुमन देवी ने अपने काम से लौटते समय बहू और बेटे को ठेले से चाट पकौड़ी खाते हुए देख लिया और वो हैरान रह गई। आज तो रोहित का इंटरव्यू था। मैं जब काम पर निकली थी तो रोहित को इंटरव्यू देने जाने के लिए बस का किराया देकर गई थी, पर इस समय तो रोहित को ऑफिस में होना चाहिए था जहां इसका इंटरव्यू है। ये दोनों तो यहाँ चाट पकौड़ी खा रहे हैं। सुमन देवी रोहित और नेहा के पास जाती हैं। अरे माँ, तुम और यहाँ? हाँ, आज जल्दी घर लौट रही थी, पर तुम्हारा तो इंटरव्यू था ना शाम का। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, वो मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया, पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था। नेहा का मन था चाट पकौड़ी खाने का, तो हम दोनों यहीं रुक गए। बस घर जा ही रहे थे, साथ चलते हैं। हाँ, और थोड़ा पैक भी करवा लेंगे, घर पर जाकर रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। सुमन देवी समझ चुकी थी कि ये दोनों बिल्कुल भी समझदार नहीं है। रोहित के साथ साथ नेहा भी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। वो भी पैसों को जोड़ना नहीं जानती और ना ही उसे आगे आने वाले भविष्य की कोई चिंता है। रोहित और नेहा सोचते थे कि उनकी माँ की सरकारी नौकरी है, पैसे तो आते ही रहेंगे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब सुमन देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वे काम पर नहीं जा सके। उनकी तनख्वाह रुक गई और घर में पैसे की तंगी आ गई। सुमन देवी की नौकरी छूट गई और उन्हें सरकारी क्वार्टर छोड़ना पड़ा। बस उन्हें पेंशन ही मिल रही थी, जिससे घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। अचानक नेहा भी प्रेग्नेंट हो गई। अब सब कुछ एक साथ। जब जिम्मेदारियां बढ़ी तब जाकर रोहित और नेहा को समझ आई, पर अभी कुछ था जो बताना बाकी था। माँ, तुम ठीक कहती थी कि खर्चा कम करें, संभाल कर करें, जोड़ कर रखें, पर मैंने और नेहा ने आपकी बात को कभी नहीं माना। आज एकदम से सारी परेशानियां सिर पर आ गई। इधर नेहा प्रेग्नेंट है, मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही। सब कैसे होगा माँ? चिंता मत कर, मैंने तेरी नौकरी की बात कर ली है। बस तुझे पूरी मेहनत के साथ नौकरी करनी होगी। समय पर जाना है, समय पर आना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं रखना बेटा। सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं पूरी मेहनत करूंगा माँ, मैं अब कोई लापरवाही नहीं करूंगा। मैं वचन देता हूं, मैं खूब मेहनत करूंगा। सुमन देवी बहुत सालों से सरकारी नौकरी करती आ रही थी। इस वजह से सुमन देवी ने बात की और रोहित को सरकारी नौकरी मिल गई। रोहित खूब मेहनत से नौकरी करने लगा। अब उसने फालतू खर्च करने भी बंद कर दिए। नेहा भी समझदार बन गई। उसने भी जोड़ना शुरू कर दिया ताकि वो अपने आने वाले बच्चों के लिए जरूरत के पैसे निकाल सके। जब रोहित नौकरी पर जाने लगा तो सुमन देवी ने घर पर रहना और नेहा की देखभाल करना शुरू कर दिया। सुमन देवी को खुशी थी कि आज उसके बेटा बहू जिम्मेदार हो गए थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।